come to a very interesting part of the session today on this 9th edition of the Bangalore Literature Fest. We've got some very interesting poets here. We've got Mohit Kataria, Padmavati Rao, and Saurav Roy. Mohit Kataria is a software engineer by education, a product manager by profession, and a poet and writer by heart. He has been writing for more than 25 years and has written 1,500 poems, 2 plays, and 8 stories. Translated 3 plays, 1 book so far. Some of his poems have been used in short films like Nirjan and Good Wife in 2018, 2019. Can you clap for Mohit Kataria? We've also got Padmavati Rao ma'am. She's an actor, she's a writer, director, translator, and poet. She speaks many languages but prefers writing in Hindi. As an actor, she has worked in Kannada, Hindi, English, Marathi, and now in Malayalam and Tamil cinema. The Hindi film she's acted in our Pardes, Teen, Padmavat, Tanaji, and Raat Akeli Hai. She's translated plays of Girish Karnad and Mahesh Dattani into Hindi. Padmavati is also a storyteller and puppeteer. Her collection of poems, Kuch Pyar, Kuch Tadap, of love and longings, was released by Girish Karnad at the Bangalore Poetry Festival in 2017. She has worked with Girish Karnad in various capacities for 42 years as actor, assistant director, dialogue writer, and translator. Ma'am, we are honored to have you in our presence. We've also got Mr. Saurav Roy. He's a journalist, poet, and translator. He's the founding editor of Bangalore Review magazine and has conducted creative writing workshops for both children and adults in schools, colleges, and independent venues. He has worked as a visiting faculty at Azim Premji University and NIFT Bangalore. And he's currently teaching at Head Start Educational Academy. And I think both of us have got similar hair in terms of hair texture. That's what pandemic does to you. Without any further ado, let me get them to speak about Sheher, which is Bangalore, and Kavita. So please. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले, इससे पहले कि मैं मोहित जी और पद्मावती जी को आवाज़ दूं कि वो अपनी कविताएं पढ़ें, हमारे एक बहुत सीनियर और प्रिय कवि मंगलेश डबराल जी का 2 दिन पहले निधन हो गया है। वो कोरोना से जूझ रहे थे, आईसीयू में थे, एम्स में थे दिल्ली में। तो उनकी एक कविता है शहर नाम से, वो मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि हम उनको एक बार याद कर लें, उसके बाद हम अपनी कविताओं पर आएंगे। शहर। मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया, वहाँ कोई कैसे रह सकता है, यह जानने में गया और वापस ना आया। क्या बात। उनको हम याद करेंगे। वो 72 साल के थे। हमें उम्मीद है वो उनकी कविताएं बहुत लंबे समय तक हमारे बीच जिंदा रहेंगी। अब मोहित जी को आवाज़ देता हूँ मैं कि वो अपनी कविताएं सुनाएं और फिर जैसे जैसे बात बढ़ेगी हम आगे बढ़ेंगे। मोहित जी। शुक्रिया सौरभ भाई। मैं भी मंगलेश जी की कविता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो उन्होंने एक्चुअल में अगर आप देखें उनकी कुछ एक कविताएं इतनी सीधी सादी हैं और आपको वहाँ तक ले जाती हैं जो बात की याद करने की। तो वहीं से शुरू करते हैं मंगलेश जी की कविता से कि जिनसे मिलना संभव नहीं हुआ। बहुत ही छोटी सी नज़्म है कि जिनसे मिलना संभव नहीं हुआ उनकी भी एक याद बनी रहती है जीवन में। तो ये कवि इतने बड़े होते हैं जो इस तरीके से आपके साथ शामिल हो जाते हैं कि आप उनसे मिलें या ना मिलें, आप उनको हमेशा याद करते हैं। और हमारी तो खुशनसीबी थी कि बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में, बेंगलोर पोइट्री फेस्टिवल में हमारा मंगलेश जी से मिलना भी हुआ, उनके साथ सानिध्य भी बना। तो वहीं से फिर अब बात आगे शुरू करते हैं। बात है शहर पे। तो शहर से एक नज़्म है मेरी जो मैंने हैदराबाद पे लिखी थी। बेंगलोर में बैठ के हैदराबाद पे कविता पहले सुनाऊंगा, फिर बेंगलोर पे आएंगे, क्योंकि शहर तो शहर है और ख़ासकर जब आप किसी शहर में ट्रैवल करते हैं तो आप एक अलग नज़रिए से देखते हैं और जिस शहर में रहने लग जाते हैं वो अपना हो जाता है। तो उस तरह से एक नज़्म है मेरी जो मैं शुरू करता हूँ हैदराबाद के नाम से। कि रात में कभी फ्लाइट पकड़ो, रात में कभी फ्लाइट पकड़ो हैदराबाद से, तो नीचे बसा हुआ ये शहर यूं नज़र आता है मानो एक घनी झाड़ी में छिपे हों अनगिनत जुगनू। ये हालांकि हर शहर का यही मिजाज है, लेकिन हैदराबाद में कुछ खास दिखाई दिया। कि रात में कभी फ्लाइट पकड़ो हैदराबाद से, तो नीचे बसा हुआ ये शहर यूं नज़र आता है मानो एक घनी झाड़ी में छिपे हों अनगिनत जुगनू। हर एक जुगनू की अपनी रोशनी जो प्लेन की बढ़ती ऊंचाई के साथ बदलती है अपना रंग। मिठास नजर आती है हर रंग में इस शहर की मीठी जुबान की तरह, जो सुनी थी मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर के मुंह से,
जब वो पार्का की बातें करता हुआ बता रहा था मुझे शहर की मैडमा के बारे में, और चार मीनार के पीछे वाले लाड बाजार में बिकने वाली चूड़ियां के बारे में, अपने 6 भाइयां और 2 बहना के बारे में, और 2 ही साल पहले गुजरे अपने अब्बा के बारे में, जिनके जाने के बाद घर का आधा बोझ आ गया था उसको। मगर खुश था वो बताकर, जब तक अब्बा थे ना दोस्तां के साथ मैं खूब मौजा किया साहब, कि जब तक अब्बा थे ना दोस्तां के साथ मैं खूब मौजा किया साहब, अब तो बहुत मेहनत करना है, कहकर जब मुझसे आधी उम्र के उस ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में से एक नज़र डाली थी मुझ पर, उस आईने में दिखाई दिए थे 2 चमकते हुए जुगनू मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी और मेरी नज़रें नीचे बिछे अनगिनत जुगनुओं में वो 2 जुगनू ढूंढ रही थी। सारा शहर रोशन लग रहा था बस उन 2 जुगनुओं के कारण मुझे। दिस इज हैदराबाद। अब बात बेंगलोर तक ले आते हैं। बेंगलोर में बड़ी मज़ेदार बात है, अगेन ये सिर्फ बेंगलोर की नहीं है, हर बड़े शहर की बात है ये, कि रियल एस्टेट के हिसाब से आप देखिए कि एक किस तरीके से खेल बनता है। शहर में घर, हम सब लोग शहर, मंगलेश जी की कविता थी, वो आए और यहीं रह गए शहर में, उनको वो हमेशा सालता रहा कि वो वापस पहाड़ों में नहीं जा पाए जहाँ वो रहना चाहते थे। तो शहर में घर, कि गली के मोड़ पर खाली प्लॉट है एक, जिसके सामने से रोज गुजरता हूं मैं ऑफिस जाते और आते हुए। छोटी सी बस्ती बसी है एक, जिसमें बड़ा सा एक परिवार रहता है। छोटी सी बस्ती बसी है एक, जिसमें बड़ा सा एक परिवार रहता है। कोई 2-3 पीढ़ियां दिखती हैं, कई सालों से बसी हैं जो यहाँ, एक पूरा कुनबा सा नजर आता है। कल मगर जब गुजरा उस मोड़ से देखा, 4 दीवारी सिर उठा रही थी। कल मगर जब गुजरा उस मोड़ से देखा, 4 दीवारी सिर उठा रही थी, चारों तरफ से घेरती हुई उस बस्ती को, और कोने पर उस खाली प्लॉट के एक बोर्ड लगा था, साइट फॉर टेम्पल। वो जो रह रहा था बस्ती के बाशिंदों के दिलों में, तंग पड़ने लग गई थी जगह उसको वहां शायद, या कौन जाने शायद पता चल गया हो उसे भी कि इस शहर में रियल एस्टेट के भाव ऊंचे हैं बहुत, और इसीलिए इरादा कर लिया हो उसने पूरी बस्ती समेटकर अपना एक घर बनाने का। सच में बहुत जुगत लगानी पड़ती है इस शहर में एक घर बनाने का। थैंक यू पद्मावती जी। शुक्रिया आप दोनों का कि आपने बहुत अच्छी तरह से शुरुआत की मंगलेश जी की कविता पढ़ के। मैं शुरुआत कर रही हूँ बेंगलोर से, कि यहाँ पे जो बदलाव आए हैं, जिस बेंगलोर को मैंने देखा था, जिसका अनुभव मुझे हुआ है, बचपन में बहुत कम अनुभव रहा, क्योंकि हमारे पिताजी बम्बई में थे, तो हम यहाँ साल में एक बार आते थे छुट्टियों में। पर जब बड़े हुए और हमने इस जगह को चुना कि यहाँ पे रहना है हमें, और उस शान को जो हमने देखा है, वाकई आज की तारीख में जहाँ जहाँ आपको सिग्नल्स नज़र आते हैं, वहाँ वहाँ बाग हुआ करते थे, छोटे से ही सही, हैं, जो गोल चक्कर होते हैं वहाँ पे, उनमें फूल होते थे। और तो ये बदलाव देखा है हमने, तो इसके बारे में है ये। बदल गया है, बदल गया शहर मेरा कुछ यूं, कि नजर नहीं आती मुझे इसकी रूह। नुक्कड़ पर वो पेड़ जो था खड़ा बरसों से, अब वो है ही नहीं वहां। न जाने कैसी अर्जी थी वो, पेड़ पर चढ़े चींटियों के खिलाफ, कि वर्दी में आकर काट छाट कर उस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर चल दिए वो लोग। चींटियां हो गई बेघर, और उस पेड़ की जिंदगी तमाम, रातों रात हटा दिया उसके अंग अंग को, रहा ना उसका कोई नामो निशान। अब पड़ोसी मेरा
बड़ी शान से लगाता है वहां अपनी गाड़ी। अब पड़ोसी मेरा बड़ी शान से लगाता है अपनी गाड़ी वहां। नहीं उसे एहसास कोई कि ली है उसने अपने बच्चों से हवा, उनकी सांसें भी उधार। बदल गया है शहर मेरा कुछ यूं कि नजर अब आती नहीं मुझे इसकी रूह। वो जानी पहचानी सी सीधी सादी सी रूह। तो मैं वैसे शहरी हूँ, पली बढ़ी शहर में हूँ, और हमारे खानदान के जो लोग हैं, हमारे मतलब पुश्तैनी ज़माने की बात हम करें अगर, तो एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती बाड़ी करते थे। पर आज के ज़माने में मुझे ये साबित करना पड़ा है कि मैं इस खानदान की हूँ, हाँ, इस लीनिएज से हूँ, इस परंपरा से हूँ कि हमारे घर में खेती बाड़ी होती थी। चूँकि औरत हूँ और भी मुश्किल हो जाता है। तो और हम शूटिंग कर रहे थे चंबल में, और चंबल की औरतें जो होती हैं घूंघट में होती हैं हमेशा। अच्छा, चूंकि हम एक्टर्स थे तो हमारी हिफाजत के लिए कुछ ऐसे लोग तैनात किए जाते थे। उनको डाकू नहीं कहते थे, उनको बाघी कहते थे, और खूब पैवन मूछें लेके बैठे रहते और बस यूं ताकते रहते आपको। अच्छा, हमारे पास घूंघट भी नहीं कि हम यार इनकी नजरों से बचें किसी तरह, पर खैर उनकी वजह से हिफाजत थी हमारी, तो हम बाहर बैठ सकते थे। और एक दिन यूं ही एक औरत मुझे देख रही थी और मैं उसे, और उसके बारे में है ये कविता। कफन में लिपटे ख्यालात, कफन में लिपटे ख्यालात, घूंघट से ढकी खूबसूरती, घर आंगन में, परिवार में, गांव में, बेनाम शख्सियत में छिपी औरत, घूंघट जैसी कोई ढाल जबरन दी हुई या आप ही चुनी हुई, दुनिया से बचने या उसे दूर धकेलने। मेरी धुंधली छवि तेरी आंखों में, तेरी ढकी तस्वीर मेरी निगाहों में। छत पर खड़ी तुम मुझे ताकती रही, हमारे बीच न एक लफ्ज बटा, न ही कोई स्पर्श कभी। पर मिले हैं हम, पर मिले हैं हम एक दूसरे से तब जब जी मेरा घूम आया था जिंदगी के आंगन में तुम्हारे, और तुम्हारी रूह ने झांक ली थी शहरी जिंदगी मेरी। रूहों ने जब चखी वो जिंदगी जो न तुमने जी न मैंने, रूहों ने जब चखी वो जिंदगी जो न तुमने जी न मैंने। अब शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। एक कविता है परवा लेदू। परवा लेदू का मतलब होता है जैसे कन्नड़ा में बोलते हैं ना परवा गिल्ला, उस अर्थ में तेलुगु का ये फ्रेज है परवा लेदू। ठीक है, परवा लेदू। बाबा ने पूरा जीवन रेलवे माहौल में बिताया, तब दक्षिण पूर्व रेल का प्रसार बिहार से आंध्र तक था, तो छोटे से कस्बे भोजुडीह में रहकर भी यार दोस्तों की मस्खरी में थोड़ी बहुत तेलुगु सीख गए थे बाबा। बात तक टूटी फूटी तेलुगु बोलकर वे झटपट कर लेते थे मित्रता रांची या लोहरदगा के किसी बैंक या गैस वाले के साथ। बाबा बोलते मैं विशाखापट्टनम को गंध से पहचानता हूँ, और जब कभी घूमने निकलते, चाहे जा रहे हो दिल्ली, बर्थ के नीचे बैग ठांसते हुए बोलते परवा लेदू। रिटायरमेंट के बाद जब बेंगलुरु आकर मेरे पास रहने लगे, कंडक्टर छुट्टा नहीं घुरा पाता, बाबा बोलते परवा लेदू। सड़क किनारे रुमाल बेचते बेचारे को टालते परवा लेदू। घर आए बढ़ई को हथौड़ा धराते परवा लेदू। मैं सोचता बाबा क्यों बोलते हैं कन्नड़ राज्य में तेलुगु, जहाँ हिंदी से चल जाता है मेरा काम, और थोड़ा बहुत अंग्रेजी और इशारे से। मसलन दुकानदार से मैं पूछता हूँ हाउ मच, और फोन से कर देता हूँ पेमेंट। बांग्ला माध्यम में पढ़े बाबा अच्छी हिंदी बोलते हैं, और टूटी फूटी अंग्रेजी, उड़िया, तेलुगु। इस उम्र में वे कन्नड़ा सीख जाएंगे मुझे शक है। ऐसे में वह क्या बात है जिसकी उन्हें परवाह नहीं।
जिसे वे दोहराते रहते हैं बार बार। एक अपरिचित क्षेत्र की अपनी भाषा से इतर दूसरी अपरिचित भाषा में कोई नहीं जानता। क्या बात, क्या बात। एक और कविता है मॉल। ये हम लोग शहर में मॉल्स होते हैं, तो मॉल के अनुभव पर ये कविता है। मॉल। एक मशीनी हाथ मुझे दरवाजे पर रोककर लेता है तलाशी, बैग की जिप को खोलता बंद करता हुआ। कतार में लगे जूते अपने सामूहिक अपरिचय में एक दिशा में ताकते हैं। हम बदलते हैं लगातार अपने चलने का प्रयोजन, गति, अंदाज। फर्श पर हमारी नैसर्गिक चाल फिसलती है। शीशे के पार चमकती हुई एक कैजुअल कमीज के ऊपर मेरा चेहरा ठहरता हुआ गुजरता है। लाल रंग की बोर्ड पर जहां लिखा है सेल। कांच के आर पार इत्र की खुशबू, नियॉन जैसी आंखों वाले सुंदर स्त्री पुरुष। मैं यूटोपिया में विचरता हूँ। यहाँ सब सच है, यहाँ सब भ्रम है, मगर सब हासिल है। सीढ़ियां मेरे पांव के स्पर्श से चल देती हैं आकाश गंगा की ओर। फ्लोर दर फ्लोर दो चोर आंखें तारामंडल में मंडराती हैं। मेरी चीजें लगातार पुरानी पड़ जाती हैं। फोन के स्क्रैच पर उंगलियों का मैल जमने लगता है। खटकने लगती है नाक को जैकेट में रची बसी अपनी देह की गंध। बोलिंग एले में एक भारी गोला अकेला लुढ़कता हुआ बोतलों की कतार से टकराकर विजयी होता है। टेलीस्क्रीन देती है जापानी में जीत की बधाई। आंखों में 3D ऐनक लगाए एक बच्चा आता है मेरे पास और पूछता है हाथ पकड़कर बाहर निकलने का रास्ता। वाह। हमारा विषय शहर है, शहर और कविता। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय में कहाँ शुरू किया जाए, कहाँ तक बात जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं है। और कोरोना के समय तैयारी करने की वैसी हमारे पास कि हम मिलकर डिस्कस कर सके, ये भी हमारे पास मौका नहीं था। तो मैं एक बहुत खुला सा प्रश्न आप दोनों से पूछना चाहूँगा, फिर अंत में मुझे भी जो लगता है आपकी बातों से जोड़कर जो भी मैं भी रखूँगा अपने विचार, कि शहर और कविता के बीच में क्या सरोकार है, क्या संबंध है। शहर कैसे कविता को प्रेरित करता है और कविता कैसे शहर में पनपती है। तो हम तीनों शहरी हैं तो अपने अपने ढंग से। तो मोहित जी, आपके क्या विचार हैं इस पर? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें मेरा जो ख्याल बहुत छोटा सा है कि एक तो मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ। राजस्थान में एक बहुत छोटा शहर है हनुमानगढ़ के नाम से, बहुत ही छोटा सा कस्बा है। तो गांव भी देखा है, उसके आसपास बहुत सारे गांव थे, गांव अभी भी हैं। और क्योंकि पापा स्कूल चलाते थे, टीचर थे, तो आसपास के गांवों के बच्चे भी आते थे, उनके गांवों में ढानियों में जाना वो सब देखा। तो वहाँ से करते करते जब आप शहर आए, पहले जयपुर तक पहुँचे, फिर दिल्ली, फिर बेंगलोर, करते करते, तो उसमें जो मुझे एक सबसे बड़ा फ़र्क, एक्चुअल में मैंने उसको भी 4 लाइन में लिखा, मैं वो सुनाता हूँ, वहाँ से आपको पता चलेगा, और मेरी थॉट्स। और उसमें एक और बात है जो मेरे ख्याल से शायद लगभग हर कवि ने शहर के ऊपर अपने विचार, शहर के ऊपर अपनी कविताएं, और ख़ासकर आप कभी किसी शहर में नए जाते हैं तो एक वो शहर का एक ऑरा आपको एक नए तरीके से, और हर किसी की अपनी इमेज होती है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस आप लेते हो वो सिर्फ आपके अपने हैं। इसलिए शहर की परिभाषा नहीं हो सकती, बाउंड्री तो क्योंकि पॉलिटिकल है तो वो होती है ना, क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो रहता है आपका। तो एक बहुत छोटा सा है जहाँ से ख्याल मैं आपको शेयर करूँगा कि गांव और शहर में मेरे ख्याल से बस इतना ही फ़र्क है कि गांव की मिट्टी महसूस होती है मिट्टी जैसी, और शहर में धूल। बस इतना सा फर्क है। वहां हम कभी भी, मुझे बचपन में याद नहीं आता कि कभी भी मुझे, चाहे कपड़े कितने भी गंदे हो गए, पैरों में मिट्टी में खेल रहे हैं, लेकिन कभी लगाओ कि हम गंदे हैं। और यहाँ पे मतलब अब दिन में 10 बार इधर उधर ये सब, ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो मेरे ख्याल से हम लोग उससे गुजरते हैं। और वो आपकी कविता में, आपकी लेखनी में, आपका जो भी मीडियम है किसी भी कलाकार के लिए, है ना, वो आएगा ही आएगा,
हर कोई अपने हिसाब से पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे मंगलेश जी ने पकड़ा, उनके लिए वो एक स्मृति थी कि वो वापस लौट ही नहीं पाए, वो एक बहुत बड़ा कारण था। या अगे ने बहुत लिखा है, उनको तो यायावर के नाम से जाना भी जाता था। और अभी फिलहाल मैं रविश कुमार जी की पढ़ रही थी कविताएं, दिल का शहर होना, है ना, तो उसमें भी पर आपका जो सवाल है मेरा उसके लिए जवाब ये रहेगा कि आप चाहे जहाँ भी हो, अगर आपको कोई बात खलती है, अगर आपको कोई बात, आप पर कोई बात इतना असर कर जाती है, तो आप चाहे जहाँ भी हो आप उसको लिखेंगे। हाँ, मैं शहरी हूँ, लेकिन आजकल मैं ज़्यादातर गांव बहुत आना जाना रहा है मेरा पिछले 7 सालों में। हर आए दिन मैं वहाँ पे रहती हूँ और जाना आना मेरा बहुत रहा है। और हाँ, मेरे दोस्त शायद मेरा मखौल उड़ाएं, मेरा मजाक उड़ाएं कि मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ वहाँ पे ज़मीन पे, क्योंकि मैं ये जो बिना खोदे जो है खेती बाड़ी करने का जो एक रीत है, जो हाँ जो तरीका है, तो उसको बढ़ावा देने में लगी हुई हूँ। तो उसमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है कि आप कुछ ना करें, कि आप खुद को रोके रखें। और मुझे लगता है कि शहर में ये होता है कि आपको कोई बात छू जाती है, आप कुछ कर नहीं सकते ज्यादातर उसके बारे में, बहुत कम ऐसा होता है कि आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। और फिर जो है क्या आप कर सकते हैं, अगर आप कवि हैं या लेखक हैं या आप लिखते हैं, और मेरे लिए यही मुमकिन था। तो मेरा जो सफर रहा है वो गांव और शहर के बीच रहा है। और अगर आप इसे रिवर्स माइग्रेशन कहें तो ये मैंने आजमाया है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं करने की कोशिश में लगी हुई हूँ पिछले 7 साल से। अब कहीं जाके मुझे लग रहा है कि हाँ, अब जमीन ने मुझे बुलाया है, अब मैं वहां पहुंची हूँ। तो एक कविता मेरी है जो इसके बारे में है, जो भ्रम होता है जिसकी वजह से हम गांव छोड़ते हैं, शहर आते हैं। तो इसका शीर्षक है कुछ भ्रम। सोचा था कुछ तो बदलेगा, तो उम्मीद को रखा बुलंद, लेकर कुछ शहरी भ्रम। तो उम्मीद को रखा बुलंद, लेकर कुछ शहरी भ्रम और कुछ मासूम वहम। चल दिए वो बाग शहर की ओर, चल दिए वो बाग शहर की ओर। चलो मिल गई छूट नाकामयाबी की शर्मिंदगी से, रोज के डांट फटकार से, ले लिया कर्जा, अपना ली गुमनामी और मोल ली शहर की गुलामी। सबकी नजरों से दूर रास आ गई खूब ये नई आजादी, कहने को नाम बना और मान बढ़ा, कहते इतरा कर माँ बाप भी कि नगर में है, बाग शहर में है बेटा हमारा। नहीं पता माँ को कैसा है कमरा रहने का, नहीं जानती वो किस ठेले पे जा खाता है उसका बेटा। नहीं खबर पिता को गाड़ी में सोता है कैसे उसका दुलारा। अब के जो नौबत आई, वापस चल दिए घर गांव की ओर। पूछती हैं आंखें घर वालों की, मगर नगर कब वापस जाओगे तुम। हो गए हैं बेटे के शहरी भ्रम, वो मासूम वहम, सारे के सारे पूरे गांव के अब। हो गए हैं बेटे के शहरी भ्रम, वो मासूम वहम, सारे के सारे पूरे गांव के अब। तो ये जो बात है, जो एक माइग्रेटरी वर्कर्स की कह लीजिए आप, क्योंकि ये शहरों के लिए भी मतलब बहुत पर्टिनेंट है, ये अहमियत रखता है। हमारे शहरी बच्चे भी कहीं और किसी और शहर में जा बसते हैं और हमें पता नहीं होता कि उनका घर कैसा है,
कहाँ पे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो मैंने गांव में देखा है एक अकेलापन है, और आजकल शहरों में भी मुझे वो अकेलापन महसूस हो रहा है। तो हम सभी विस्थापित है ना अभी आज के दौर में, तो मेरे ख्याल से हर आदमी विस्थापित है, अपने अपने विस्थापन से जूझ रहा है। बिल्कुल। और उसमें कुछ लोग जो कविता लिखते हैं वो कविता के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त कर पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। और ये जो मेरी काफी कुछ 5 साल में 2015 से 2000 इस साल तक, इस साल की शुरुआत तक, कोविड से पहले तक बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। और एयरपोर्ट तक जाने का जो रास्ता है वो 2 घंटे का है, तो टैक्सी ड्राइवर से मैं लगातार बात करती रहती। तो तब ये पता चला ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी खेती बाड़ी वाले घरों में से आए हैं और जूझ रहे हैं शहरी जिंदगी से, और किसी तरह अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। और हमारी भी कहानी कोई ज्यादा अलग नहीं है उनसे। बिल्कुल ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, कविता तो बहुत ही अच्छी है। ये कैसे एक बच्चे का भ्रम टूटा लेकिन पूरे गांव को वो भ्रम हो चुका है। हाँ। तो ये जो शहर के प्रति जो आकर्षण है ये तो होता ही है, और ये हमेशा हर किसी का होता है अपने से आगे। जैसे मैं अपने ही जीवन के बारे में कहूँ तो मेरे दादाजी बहुत छोटे गांव में बसते थे, फिर वो अपने जीवन में थोड़े से बड़े गांव में सेटल हुए, फिर मेरे पिताजी थोड़े से 2 टायर सिटी में आ गए, मैं बैंगलोर आ गया। हो सकता है मेरे बच्चे बैंगलोर से देश के बाहर जाना चाहें, फिर तब तक अगर स्पेस खुल जाता है तो उनका बच्चा मून जाना चाहे। ये तो चलता रहेगा, ये तो एक साइकिल है। लेकिन शहर की अगर कविता, शहर और कविता के बीच में जो संबंध है, मुझे लगता है कि ये दोधारी तलवार है। एक तो ये है कि शहर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। अगर मैं बैंगलोर नहीं आता तो मुझे इतने सारे अच्छे कवियों की संगत नहीं मिलती, मुझे इतना सारा एक्सपोजर नहीं मिलता, ऐसे वेन्यूज नहीं मिलते, लाइब्रेरीज नहीं मिलती। तो शहर इस तरह से तो हमें बहुत कुछ देता है। शहर हमें भाषा देता है। अभी मैं घर से यहाँ तक आया तो रास्ते भर एडवर्टीजमेंट्स, बिलबोर्ड्स, सिंबल्स, लैंग्वेज, आपको लगातार भाषा से बोम्बार्ड करता है शहर। तो कवियों को तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अनुभवों की ज़रूरत होती है। लेकिन गांव आपको वो समय देता है, वो ठहराव देता है, वो छोटे छोटे जो जीवन अनुभव हैं जिनसे कविता निकल कर आ सकती है, वो देता है। तो शहर में रहते हुए भी जो आप कर रही हैं खेती बाड़ी के माध्यम से, और जो आप कविता लिखते हुए और भी अपने जीवन में जॉब कर रहे हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक ठहराव खोजते हैं। तो अगर हम शहर की भीड़ भाड़ में भी अगर अकेला रहना थोड़ा सा सीख जाए तो कविता लिखी जा सकती है शहर में। मतलब आप दोनों तो इसके जीवंत उदाहरण हैं। तो नहीं, आप भी हैं। ऐसी क्या बात है। बिल्कुल, हम सब इसके उदाहरण। तो हाँ, अच्छी बातें आई। तो और कविताएं पढ़ी जाए। मोहित जी, आप कुछ सुनाइए। हाँ, तो उससे पहले इसी बात को मुकम्मल करता हूँ। बात करते करते मुझे याद आया कि इसी तरीके से जैसे हर कवि ने, हर बड़े कवि ने, शायर ने शहरों पे लिखा है, गुलजार साहब ने भी बहुत लिखा है। उनकी एक नज्म मुझे याद आ रही है, न्यूयॉर्क पे उन्होंने लिखी थी, जहाँ पे वो इतना छोटा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ पे बाकी सब तो मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे चींटियों को दाना डालना है या चींटियों को आटा डालना है तो यहाँ चींटियां नहीं दिख रही। तो दैट काइंड ऑफ कनेक्शन व्हेन यू मिस एट दैट लेवल, तो वहां पे आके एक बात अलग हो जाती है। तो वो कवि का ऑब्जर्वेशन है जो आप शहर से शहर जाते चले जाते हैं। तो आपने भाषा की बात की, तो मैं भाषा पे एक नज्म उठाता हूँ जो हालांकि मैं सोच के नहीं आया था कि पढ़ूंगा, लेकिन बेंगलोर में लिखी हुई है और भाषा पे है साइड इफेक्ट। आप देखिए, ये लिखी थी मैंने कावेरी जल विवाद के फैसले के दिन बेंगलोर में सितंबर 2016 कि पानी में आग लग गई है, पानी से आग लग गई है, पूरा शहर जल रहा है और गलियां हो गई हैं धुआं धुआं, मगर ये आग बुझाने को अब बचा नहीं है पानी, नलों में भी और आंखों में भी। जो नदियां बह रही हैं तब से, जब से सदियां बह रही हैं, अपनी मर्जी से अपने रास्ते से, उनके रास्ते में अब खड़े हो गए हैं कुछ लोग बांध बनकर, और पानी बांध कर तरकीब निकाल ली है आग लगाने की पानी के कतरों से। कुछ कुछ वैसी ही तरकीब जैसी आदि मानव ने बरसों पहले पत्थर घिस कर निकाली थी। हम सब जानते हैं चकमक के पत्थर को, कि कुछ कुछ वैसी ही तरकीब जैसी आदि मानव ने बरसों पहले पत्थर घिस कर निकाली थी।
और इन सब का एक साइड इफेक्ट भी हुआ है। और इन सब का एक साइड इफेक्ट भी हुआ है। टीवी में, सड़कों पे, अखबार में जलते हुए टायर, बस और ट्रक देखकर जब पूछता है मेरा 5 साला बेटा, ये सब क्या है पापा, आज स्कूल की छुट्टी क्यों है? जब पूछता है मेरा 5 साला बेटा, ये सब क्या है पापा, आज स्कूल की छुट्टी क्यों है, तो कहता हूं मैं, बेटा कर्फ्यू लगा है शहर में, कि बेटा कर्फ्यू लगा है शहर में। और तब वो पूछता है, ये कर्फ्यू क्या होता है पापा? तो जवाब नहीं होता है मेरे पास कोई, सिवाय इस ख्याल के कि जब पानी से आग लगती है तब शहर में कर्फ्यू लगता है, स्कूल की छुट्टी होती है। वो अच्छा कहकर खामोश हो जाता है, वो अच्छा कहकर खामोश हो जाता है। और तब, ठीक तभी एक नया लफ्ज आकर जुड़ जाता है उसकी भाषा में चुपचाप, और चाह कर भी रोक नहीं पाता हूँ इस साइड इफेक्ट को। तो ये भाषा इस तरीके से पनपती है, शहर इस तरीके से हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तो ये एक नज्म थी जो एक लम्हे को पकड़ने की कोशिश में मैंने लिखी थी। तो एक और सुनाई जाए? बड़ी नहीं सुनाता हूँ, छोटी सी सुनाता। एक ये बड़ी खूबसूरत नज्म, छोटी सी सुनाता हूँ। तलाश। ये कुछ एक साल पहले, शायद 8-10 साल हो गए, उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी और उसमें क्या हुआ था, पूरा गांव बह गया, शहर बह गया, और एक बीच में एक शिवजी की मूर्ति खड़ी रह गई, बहुत बड़ी मूर्ति। चारों तरफ पानी, जहाँ पे बस्ती थी, मंदिर थे, सब बह गया, लेकिन शिवजी की मूर्ति नहीं हिली। ये सिर्फ उस पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। और बहुत देर तक बहुत लोग ढूंढते रहे, कौन गया कौन बहा। तो किसे ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, उसे जो थामे हुए था भरोसे की कच्ची सी अदृश्य डोरी। किसे ढूंढ रहे हो, उसे जो थामे हुए था भरोसे की कच्ची सी अदृश्य डोरी, या उसे जो बुन रहा था दूसरे किसी छोर पर टोटा टोटा उस डोरी का। या फिर वो डोरी ही ढूंढ रहे हो, या फिर वो डोरी ही ढूंढ रहे हो, जानते नहीं हो क्या अब भी बह गया है वो, और वो भी, और वो डोरी भी। इस बार गंगा मैया का सैलाब बंद नहीं पाया जगहों में। तो इसमें हम लोग सब हिस्सेदार हैं, लेकिन वो गंगा मैया तो गंगा मैया है, अपने हिसाब से बहेंगी। पद्मावती जी, जहाँ डोर की बात चली है, तो ये अगला वाला, इमेजिन हम लोगों ने ये प्लान नहीं किया था, हम एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाए हैं, रिहर्स नहीं कर पाए हैं, पर इत्तफाकन मेरे पास एक कविता है जो मैंने हाल ही में लिखी थी, और ये है जयराम अन्ना के नाम। ये किसान हैं, हमारे गांव के हैं, और उनका नाम जयराम अन्ना है। न होती उसे फुर्सत खेती बाड़ी से, न मुझे अपनी शहरी जिंदगी से, रास्ते में आते जाते बातें होती हमारी अक्सर, उतनी ही लंबी जितनी थी वो डोर उसके गाय के गले से बंधी हुई। क्या बात, काश वो डोर थोड़ी सी और लंबी होती, काश वो डोर थोड़ी सी और लंबी होती। और फिर एक दिन खबर जब मिली, भागती दौड़ती उसके घर पहुंची। न टीका उतरा था उसकी बीबी का, न चूड़ियां ही अभी उसकी विधवा की। दफन करके उस किसान को अभी अभी लौटे थे वो, तब सुना जहर खाया था उसने, पर वजह की मुझे उसने भनक न लगने दी थी, पर वजह की उसने मुझे भनक न लगने दी थी। काश वो डोर थोड़ी सी और लंबी होती। काश वो डोर थोड़ी सी और लंबी। तो
ये हालात हैं ऐसे गांव में। और हाँ, एक नया तरीका जब हम बांटने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को बाहरी नहीं समझते, लेकिन हमको अपनाया भी नहीं जाता। तो एक जो कभी कभी एक अपनापन लगता है और किसी एक स्तर पे वो अपनापन बन भी जाता है, पर कहीं उसमें ना कुछ कमी रह जाती है। और शहर ये शायद करता है, ये कमी जो है ये इसके बीज बोता है, हम में भी उनमें भी, और ये एक फासला बन जाता है। और मेरे ख्याल से इसमें वो बात आ जाती है जो सौरभ ने बोली थी ना, ठहराव। क्योंकि हमारे पास शहर में सबसे बड़ी जो त्रासदी है कि हमें ठहराव नहीं मिलता, और वो ठहराव बहुत ज़रूरी है गहराई में जाने के लिए। तो वो जो रिश्ते जो हमारे छोटे शहरों में या गांवों में पनपते थे या पनपते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण उस समय का है, उस ठहराव का है जो हमें वहाँ मिलता है। और यहाँ पे हर आदमी व्यस्त है, और उस वजह से जी। सर भाई आप पढ़िए ना, एक बार पढ़िए। अच्छा, कुछ और पढ़िए। तो ये पढ़ती हूँ मैं। नहीं घर उसका मेरा एक, नहीं हालात मेरे उसके एक, जमीर की धरती साझी है उससे मैंने देख, उसका मेरा देश था एक। बेटी है वो मेरी भी, बेटी है वो मेरी भी, उसकी जान है ली तुम्हारी मेरी बेबस चुप्पी ने। जब वो कहने का हक लुट जाने दिया हमने कि है सारे जहां से अच्छा मेरा देश, ये देश जो है तुम्हारा भी मेरा भी। कैसे इंसान बनने चले थे हम, कैसा देश बनाने निकले थे हम, किन उसूलों पर था नाज हमें कि हमारी बेटियों को ही दिखला दी जीते जी जहन्नुम हमने। ये जहन्नुम है तुम्हारा मेरा बनाया भी। अब हौसला अफजाई करेगा कोई कैसे किसी बेटी की, फड़फड़ाते तिरंगे से उठती हैं आहें इस देश के हर माँ की। है वो बेटी न सिर्फ हतरस की, है वो बेटी मेरी भी। क्या खबरें अभी रुकी नहीं, खबरें अभी आ ही रही हैं इस देश की एक एक बेटी की। नामों की फहरिस्त बढ़ती रहती है, लेकिन जुर्म की सीमाएं तय होती नहीं। अब खबरें आ ही रही हैं एक एक माँ की गोद लुटने की, एक एक पिता का सर झुकने की। तिरंगे से निकलती रहती हैं आहें ऐ देश के रखवालों, कैसे जलाओगे बेजात आहों को, कैसे जलाओगे बताओ तो, कैसे जलाओगे। अभी पद्मावती जी ने एक बात कही कि हमको अपनाया भी नहीं जाता, हम गांव के भी नहीं हैं ढंग से शहर के भी नहीं हैं। तो ये जो एक बात थी, इस विचार को मैंने अपनी कविता में रखा था, इसीलिए मैं फिर फोन निकाल कर ये कविता ढूंढने लग गया, मैंने तैयारी नहीं की थी। तो ये कविता पद्मावती जी मैं चाहता हूँ कि आप सुने। कविता का नाम है छुट्टियों में घर। छुट्टियों में घर, तो शहर में हमारे जैसे लोग नौकरीशुदा, या मैं तो यहाँ पे पढ़ाई भी मैंने यहाँ पे की, तो पढ़ाई करते हुए भी जब छुट्टियां मिलती थी साल में एक बार सेमेस्टर ब्रेक, तो घर चले जाया करते थे। उस अनुभव को यहाँ पर मैंने लाने की कोशिश की। और मेरे पिताजी भी रेलवे में थे, तो मेरा घर कभी एक जगह पे रहा भी नहीं, तो एक घर बना है जहां मैं जा रहा हूँ। ये उस अनुभव की कविता है। छुट्टियों में अपने घर चला, अपने घर अपने बाबा के घर चला, उतना चला जितना घर मेरा था। साल में एक बार घर मेरा घर था। घर का एक कमरा, कमरे का एक टेबल, टेबल से छिटकी रोशनी, टेबल में दबा अंधेरा मेरा था। छुट्टियों में घर को फुर्सत थी मुझे अपनाने की, और मुझे फुर्सत थी अपना लिए जाने की। जिस घर में मैं पैदा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, वह घर मुझ में पैदा होने की, बड़े होने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। घर से मेरी पसंदीदा खुशबू आ रही थी। आज बना होगा मेरे पसंद का पोस्तू, की जाएगी पसंद की बातें। शहरी छोरा गांव में नए कपड़े पहनकर, बन जाऊंगा मैं यहाँ का राजा बाबू। छोटी चीजों में बड़ी बातें ढूंढता, मैं बच्चों से बतियाऊंगा, सबको पसंद आऊंगा। घर के बाहर का रास्ता मेरी परछाई थी,
शांत, ठंडी, काली, टेढ़ी मेढ़ी सी। रास्ते में जगह जगह गड्ढे थे, अपने रोजमर्रा के झमेलों में डूबे हुए। कुछ से अनजान, कुछ में भूल चुका था। मेरे गड्ढों में पानी नहीं, कीचड़ था। वाह, अपनी परछाई पर चल, घर का दरवाजा खटखटाता सोच रहा था। किसी अनजान आदमी ने दरवाजा खोला तो क्या कहूँगा? मेरा घर मुझ में प्रवेश कर रहा था। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कविता, ये मोहित जी ने, ये शहर के बारे में नहीं है लेकिन कविता के बारे में है। और मोहित जी ने भी अपने बेटे के साथ एक अनुभव साझा किया, तो मुझे लगा मैं भी अपनी बेटी के साथ एक अनुभव जो मैंने कविता में लिखा, इसी साल लिखी है कविता, वो साझा करूं। तो कविता का नाम है मिटाओ। मिटाओ। छोटी 2 साल की बिटिया पेंसिल लेकर आई, कागज पर काट कूट कर मुझसे बोली मिटाओ। रबड़ से मिटाते हुए मैं सोच ही रहा था, इसमें क्या मजा कि आप जो लिखें सामने वाला मिटा दे। कि इस बार उसने पेंसिल 65 दफा पूरा घिसा। मछली के पेट में हाथी की सूंड पर आकाशगंगा, जिसे मिटाने में काफी वक्त लगा। आखिर तक उसकी पेंसिल लाठी लेकर मेरा कर रही थी पीछा, और रबड़ के बहते आंसुओं के समुंदर में लिखने और मिटाने का फर्क तक मिट चुका था। और अब जब मैं लिख रहा हूं यह कविता, मैडम चीस चुकी है पूरी कॉपी और पकड़ा गई है मुझे मिटाओ। वाह, वाह। तो एक सवाल जो मेरे जहन में था कि हम सब इस साल कोरोना के लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। ये साल शायद अगर हमें कभी मौका मिले अपनी स्मृति से हटा देने का, शायद हम हटा भी देना चाहेंगे, इतनी सारी चीजें हो गई इस साल। तो इन सब के बीच में क्या कर रहे हैं आप? कैसे कविता लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, ज्यादा लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं? और इन सब के बियॉन्ड आप अभी किन चीजों पर काम कर रहे हैं? अभी आपकी किताबें भी आई हैं, उन पर भी आप अगर कुछ कहें, और आगे क्या आप क्या प्रोजेक्ट्स किन चीज़ों पर काम कर रही है, अगर आप साझा करें हमारे ऑडियंसेस हैं। बाहर बुक स्टोर है जहाँ पर आपकी किताबें भी उपलब्ध हैं, तो उन पर अगर आप कुछ कहना चाहें। तो हाँ, लॉकडाउन में वक्त तो मिला, शुरुआत में बहुत वक्त मिला, यूँ लगा कि इससे बेहतर ज़िंदगी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कम्यूट नहीं करना है। और हमारे लिए कम्यूट बेंगलोर में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और नौकरी करते हैं तो नौकरी तो चल ही रही है, तो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट आया, बहुत अच्छा लगा शुरू में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक थियरी है शायद किसी साइंटिस्ट की, नाम भूल रहा हूँ मैं, कि आपके पास जितना वक्त होता है आपका काम उस हिसाब से एक्सपैंड कर लेता है और पूरे वक्त को खा जाता है। तो वो वर्क फ्रॉम होम ऐसा हो गया कि सिर्फ वर्क रह गया, होम खत्म हो गया। तो करते करते आप फिर एसेंशियल्स पे आ गए। लेकिन उस दौरान पढ़ना लिखना, कोशिश चल रही है। और कुछ एक प्रोजेक्ट्स, डेफिनेटली ये किताब तो ऑब्वियसली कच्चे रंग जो अवेलेबल भी है, पिछले साल आ गई थी। और दूसरा जो एक जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, आप जानते हैं हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं, और जिसका अगले साल तक आना चाहिए किताब, हाशिए के परे के नाम से हम लोग एक किताब कर रहे हैं, जो कर्ण कविता जो आटा गलाटा ने पब्लिश की थी 2015 में, हिंदी उर्दू कविताओं का संकलन था जो सौरभ ने तैयार किया था। उसका सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसको हमने हाशिए के परे नाम दिया है, और उस पर काम चल रहा है, ऑलमोस्ट फाइनल है। कुछ एक कवियों की कविताएं अभी आनी बाकी हैं, और कुछ एक पद्मावती जी की अभी तो कुछ एक बाकी है, कुछ एक डिज़ाइन पे काम बाकी है, तो वो एक काम चल रहा है पैरेलल में। और कुछ एक पढ़ने में अभी बहुत अच्छी किताबें आई जो मेरे सामने, अगेन आपको पता ही है, मैं गुलजार साहब को बहुत फॉलो करता हूँ और उनसे सीखता भी बहुत हूँ, और लकीली उन्होंने ब्लॉग भी लिखा है मेरी इस किताब का। तो उनकी 2 किताबें आई हैं। एक है बोस्कियाना, जो यशवंत व्यास जी ने लिखी है, वो उनके बहुत लंबे इंटरव्यूज़ का एक संकलन है, और बहुत सुंदर किताब छपी है। आप अगर प्रोडक्शन क्वालिटी देखें, और उसमें एक लाइन में आपको जिंदगी का फलसफा, क्रिएटिविटी का फलसफा मिलता है। गुलजार साहब ने बहुत लंबी बातचीत की है। और दूसरी किताब भी उन्हीं की है, जो वो पिछले 9 साल से काम कर रहे थे। अ पोएम अ डे के नाम से उन्होंने 279 पोएट्स को, इंडिया, बांग्लादेश और पूरा कॉन्टिनेंट के पोएट्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया है इन 34 लैंग्वेजेस। और 9 साल से उन्होंने, मतलब 365 कविताएं उन्होंने इस संकलन में डाली हैं,
और एक एक कविता चुनी हुई आपको मिलती है। तो ये दोनों कविताएं किताबें मैं पढ़ रहा हूँ हाल फिलहाल, ये चल रहा है। और फिर कुछ एक लिखना, तो जैसे हम लोग अभी बात कर चुके कि जो आपको छू के जाएगा, अब छूने के एक्सपीरियंसेस बदल गए हैं कमरे में बैठे हुए वर्चुअली, तो एक दो चीज़ें उस रिलेशन में चल रही हैं। तो बस इतना ही। आज बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक लाइक बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल फॉर दैट, कि एक मंच काफी टाइम बाद यूं आए, बाहर आए तो लगा कि नहीं, अभी इतना भी नहीं रुका कि आगे नहीं बढ़ सके। We can't resist saying आप आए, बाहर आइए। वाकई हमने सोचा नहीं था कि ऑडियंस में इतने लोग भी बैठे होंगे। This is amazing. तो वाकई आपकी खुशनसीबी है हमारी। और हाँ, हमारी किताब कुछ प्यार कुछ तड़प ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, उसमें से आज मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी, काफी पढ़ चुकी हूँ। बाहर किताब अवेलेबल है, दोज आर लव पोएम्स। और दूसरी किताब पर काम कर रही हूँ, ऑफ लव एंड साइलेंस, और खामोशी के बारे में लिखना चाह रही हूँ। और सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, पर ये एक दूसरे स्तर पे किस तरह से खामोशी जो है जाहिर होती है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं जल्दी से एक पढ़ लूं। बट गए हैं मेरे अपने मजहबी दावपेच में, रहा है रसूख हर एक का जिंदगी पर, शख्सियत पर मेरे, कैसे करूं इनकार इनको। मैं कुछ ये हूँ कुछ वो भी, बिछड़ चुके मुझसे कई मेरे अजीज कुछ अपने भी, पर हैं वो जहन में मेरे, तो क्या उनकी यादें उन्हीं की तरह ईसाई हैं। बहे कुछ आंसू आज नानी जान की याद में, तो क्या ये आंसू भी अब मुसलमान हैं। क्या बात। दिल से उठती हैं खामोश सिसकियां, जब छाता है सन्नाटा मेजबानी के दौरान दस्तरखान पे। अब इल्जाम है मुझ पर कि मेरा दर्द है काफिर, चूंकि मैं कुछ ये हूँ कुछ वो भी, और रह गए अनछुए अपने अपने भगोनों में खीर और पायसम दोनों ही। वाह, बहुत वाह। तो खामोशी के बारे में, कि खामोशी किस तरह से अपना वजूद जो है बनाती है हमारी जिंदगी में, और किस तरह से हम उससे जूझते भी हैं, तो इसके बारे में है। वाह, बहुत इसके साथ बहुत मैं अपनी बात यही पे। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? एक तो आपके साथ काम कर रहा हूँ हाशिए के परे, जो कर्ण कविता का एक लॉजिकल नेक्स्ट है उसका किताब पर। बहुत अच्छी कविता है उसमें, अभी तक हम जोड़ पाए हैं। पद्मावती जी, आपकी भी कविताएं उसमें आनी चाहिए, मतलब हम तो काफ़ी समय से आपसे बात करना चाह रहे थे। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है 21 सेंचुरी पोएट्स करके, एक किताब पर मैं काम कर रहा हूँ। वो हिंदी के 21वीं सदी के 21 कवियों पर को हम मतलब उनको चुन रहे हैं, चयनित करें। तो उसमें ऐसे भी कवि हैं जो गुजर गए, लेकिन उनकी 21वीं सदी पर एक दखल रही है, ऐसे कवियों को भी हमने तो उनका हम अनुवाद करके एक इंग्लिश की एंथोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और वैसे तो छोटे छोटे कुछ इक्का दुक्का काम चलते रहते हैं, बट हाँ, यही दो प्रोजेक्ट जो हैं अभी, जिनको लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरा अपना संग्रह तैयार है कर्ण कविता नाम से, तो वो शायद अगले साल अब छप कर आएगा। इस साल होना था लेकिन इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अब अगले साल ही होगा जो भी होगा। तो कर्ण कविता जो संग्रह है वो 2012 से लेकर 20 तक की लिखी गई कविताओं का एक काल बैसाखी। हाँ, तो वो अगले साल आएगा। बढ़िया। शहर के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी बात की, तो मतलब शहर के साथ जो और वो सैडनेस जो रहता है कि हम कहीं से जो माइग्रेटरी जो एक्सपीरियंस है, सॉरी माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड, बट सो जो माइग्रेशन का एक्सपीरियंस रहता है वो एक तरफा लगा मुझे थोड़ा सा, कि हम हमेशा इसकी बात करते हैं जो छोड़ के आए हैं, बट ये क्यों नहीं कविता में आता है कि शहर में आने से जो एनोनिमिटी मिलती है, या कुछ रिचुअल्स या कुछ ट्रेडिशनल जो लोगों को बांधते हैं, स्पेशली विमेन, जो शहर में आने से उनसे भी एक यू गेट आउट ऑफ दैट, यू बिल्ड योर ओन लाइफ, तो उसको हम कविता में क्यों नहीं रोमांटिसाइज करते हैं? मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि मैं औरत हूँ
और शहर में रह चुकी हूँ, अकेली रह चुकी हूँ, सालों साल दशक हो गए अकेले जिंदगी काटी है शहर में। और जो एक रोमांटिक आइडिया है उसी की वजह से हम आते हैं शहरों में, चाहे वो बम्बई हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो। शहर की अपनी एक जो शख्सियत है तो उसकी वजह से खिंचे चले आते हैं लोग। पर और उसको बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले बहुत हैं। एड की दुनिया तो भरी पड़ी है उन्हीं भ्रमों से और उन्हीं जो इल्यूजन्स हैं उन्हीं से। तो एक कवि होने के नाते ये मुझे लगता है, हाँ मैं आपकी बात को दाद देती हूँ कि हाँ ये बातें भी आनी चाहिए। और जहाँ तक एनोनिमिटी की बात है तो मेरी कविता में मैं गुमनामी की बात करती हूँ कि अपना ली गुमनामी को भी। हाँ। जो टैक्सी ड्राइवर की के बारे में थी कविता, और कर ले लिया कर्जा और गुजार ली जिंदगी अब शहरों में। तो जो असलियत है तो ये एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी बनती है और ये एक कवि की जिम्मेदारी बनती है कि जो असलियत है उसको सामने रखें, और जो रोमांटिक नोशंस हैं उसका पर्दाफाश करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो शायद आपको यही नजर आए, पर हाँ हम और भी कविताएं अच्छी खासी और खूब खुशियों वाली जो ऑफ लव एंड लॉन्गिंग है उसमें भी है बहुत कविताएं जो विच आर अबाउट लव, जो लव के बारे में है और बिल्कुल बिंदास। हाँ बिंदास वाली भी कविताएं हैं उसमें। और आपकी भी होंगी जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा था बीच में एक बार टर्न ले जाते हैं उस तरफ, फिर मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक फ्लो बैठ गया है क्योंकि हमने कुछ प्लान तो किया नहीं था। तो क्योंकि इस किताब में जो कच्चे रंग है इसमें मैंने एक्चुअल में 7 सेक्शन रखे हैं और हर सेक्शन में 11 कविताएं हैं, तो वो अपने आप में आपको फ्लेवर देती हैं कि, और एक पूरा सेक्शन सिर्फ इश्क मोहब्बत प्यार पे है। और आपके तो सवाल पर एक बात मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, शहर तो लिबरेट करता ही है लोगों को, वरना लोग क्यों शहर आना चाहिए।